So the topic is constructor. So let's see, we will start with the program first. So you will be able to understand what is meant by constructor, right? So let's take one simple program for constructor. Here you can see the class name is integer. The name of class is integer. Okay. In private, we are having two variable, m and n. One thing I will do, I will copy paste this program so I can do the necessary changes. Okay. So see here, this is the program for constructor. Font is visible. Yes, sir. Okay. To demonstrate the constructor. So we will skip the header file conio.h. The name of the class is integer. In private, we are having two variable m, n. In public, we are having one constructor, and I will make that constructor as a default constructor as of now. What is mean by default constructor? What is mean by default constructor? जिसको कोई पैरामीटर नहीं है. Yes, जिस constructor को कोई पैरामीटर नहीं है, that is called default constructor. तो ये default constructor है, कोई भी पैरामीटर उसको नहीं है. और डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है? m और n दोनों वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है. m और n दोनों वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है. val m, val n. ठीक है, दिस इज हाउ. सो डिस्प्ले कर रहा है. अब ये कंस्ट्रक्टर की बॉडी हम फिलहाल में बाहर नहीं रख रहे. वॉइड मेन. अब ये कंस्ट्रक्टर को आप कॉल करने के दो तरीके हैं. एक ये वाला तरीका है, इसको इम्प्लिसिट कॉल बोलते हैं, और एक ये वाला तरीका है, इसको आप एक्सप्लिसिट कॉल बोलते हैं. कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड इन टू वेज. ठीक है, और बाद में हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन को भी कॉल करेंगे. सो लेट मी एक्सप्लेन. द नेम ऑफ क्लास इज इंटीजर. क्लास का जो नाम है वो इंटीजर है. ठीक है, उसमें दो प्राइवेट वेरिएबल है एम एन. ये कैसे क्या पहचाना आपने कि ये कंस्ट्रक्टर ही है? हाउ यू आइडेंटिफाई दैट इट इज अ कंस्ट्रक्टर? क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम रहता. यस, ये दोनों नाम मैच हो रहे. अगर दोनों नाम मैच हो रहे, एग्जैक्ट कैपिटल स्मॉल से लेके अल्फाबेट तक सब, तो वो कंस्ट्रक्टर है. ये पहला आइडेंटिफिकेशन. दूसरा आइडेंटिफिकेशन, कंस्ट्रक्टर को क्या नहीं रहता? रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप. जैसे देखो, ये फंक्शन है तो इसको रिटर्न टाइप है. ये कंस्ट्रक्टर है तो इसको रिटर्न टाइप है क्या? नहीं. तो ये दूसरी पहचान है कि ये कंस्ट्रक्टर ही है. तीसरी पहचान, कंस्ट्रक्टर कौन से सेक्शन में डिक्लेयर होना कंपलसरी है? पब्लिक. पब्लिक. तो नाम क्लास से मैच होना, वॉइड या दूसरा कोई रिटर्न टाइप ना होना, और पब्लिक सेक्शन में ही लिखना. ये तीन चीजें इनफ है ये प्रूव करने के लिए कि दिस इज अ कंस्ट्रक्टर. इस कंस्ट्रक्टर ने पैरामीटर नहीं लिया है, तो इसको कौन सा कंस्ट्रक्टर बोलते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. m की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू 20 है. अब हम चलते हैं डिस्प्ले नाम के फंक्शन के तरफ. अब ये डिस्प्ले, ये कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं है? पहली चीज, इसका नाम क्लास से मैच नहीं होता. दूसरा, इसको रिटर्न टाइप है, तो फिर ये कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता, ये नॉर्मल फंक्शन है. हमने सबसे पहले m की वैल्यू डिस्प्ले की, फिर n की वैल्यू डिस्प्ले की. एज यूजुअल मैसेज डबल कोटेशन में रहते हैं और वेरिएबल डबल कोटेशन के बाहर रहता है. ठीक है, क्लास खत्म हो गया. कंस्ट्रक्टर की बॉडी क्लास के अंदर है कि क्लास के बाहर है?
कंस्ट्रक्टर की बॉडी क्लास के अंदर है कि बाहर है? अंदर है। यस, इसको इनलाइन कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, इनलाइन कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है ऑटोमेटिकली? कंस्ट्रक्टर कब ऑटोमेटिकली कॉल होता है? जब क्या बनते हैं? ऑब्जेक्ट। यस, जब ऑब्जेक्ट बनते हैं, जब ऑब्जेक्ट बनते हैं तब कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है। तो मैंने इंटीजर ये क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनाया IOBJ1, क्या कॉल हो जाएगा? क्या कॉल हो जाएगा? कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। m की वैल्यू 10, n की वैल्यू 20। इसको कौन सा कॉलिंग बोला जाता है कंस्ट्रक्टर का? इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट। हाँ, इम्प्लिसिट कॉल करने का सिंटैक्स सिंपल है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम, बस। एक्सप्लिसिट कॉल में ऐसा लिखना पड़ता है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू कंस्ट्रक्टर नेम। ये एम्प्टी इसलिए रखा क्योंकि पैरामीटर्स नहीं है, तो ये एक्सप्लिसिट कॉल हुआ। अब डिस्प्ले को भी 2 बार कॉल किया गया है, तो आउटपुट भी कितनी बार डिस्प्ले होगा? 2 बार। एक बार ऑब्जेक्ट 1 के लिए होगा और दूसरी बार ऑब्जेक्ट 2 के लिए होगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम समझ में आया होगा आपको। क्लास का नाम इंटीजर है, 2 प्राइवेट वेरिएबल है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास से मैच होता, पैरामीटर ना लेने का मतलब होता है इट इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वैल्यूज दे दिए गए हैं। यहाँ पे आप m प्रिंट कर रहे हो, यहाँ पे आप n प्रिंट कर रहे हो, ये डिस्प्ले नाम का फंक्शन है। जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तब कौन ऑटोमेटिक कॉल हो जाता? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता, कॉल करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप डिस्प्ले को कॉल कर रहे हो। ठीक है, क्या हम इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी क्लास के बाहर लिख सकते हैं? यस, ये बॉडी यहाँ से डिलीट कर दीजिए। यहाँ से डिलीट करेंगे तो यहाँ क्या देना चाहिए फिर? सेमीकोलन। सेमीकोलन। अब बॉडी बाहर लिखना है तो उसका सिंटैक्स क्या है बताता हूं मैं। कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप तो रहता ही नहीं है, तो रिटर्न टाइप तो आएगा ही नहीं, डायरेक्ट क्लास नेम आएगा। क्या है क्लास नेम? इंटीजर। फिर आएगा स्कोप रिजोल्यूशन, फिर आएगा कंस्ट्रक्टर नेम। क्या है कंस्ट्रक्टर नेम? इंटीजर। स्कोप रिजोल्यूशन का पहले जो इंटीजर है वो क्या पॉइंट कर रहा है? क्लास नेम। क्लास नेम। और स्कोप रिजोल्यूशन के बाद का इंटीजर? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर नेम। तो ऐसे दो बार इंटीजर इंटीजर आया है। और ये रही उसकी बॉडी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m and n? 10 and 20। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, तो अब कंस्ट्रक्टर की बॉडी कहाँ लिखी है हमने? क्लास के बाहर। अब इसको आप डिक्लेरेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर बोलोगे, इसको आप राइटिंग द बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर बोलोगे। ये क्लास नेम है, ये कंस्ट्रक्टर नेम है, ये स्कोप रिजोल्यूशन है, m और n की वैल्यू 10 और 20। मेन फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। डू यू अंडरस्टूड? यस। ओके, अब हम इस कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कर देते, बॉडी अंदर ही लेके चलते, लेकिन कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कर देते। पैरामीटर का मतलब क्या है कि नाउ यू कैन टेक द पैरामीटर्स int x, int y. Now we have taken the parameter int x and int y. Okay, now x will be assigned to m and y will be assigned to n. ठीक है, so this is a parameterized constructor. अगर कंस्ट्रक्टर पैरामीटर है तो उसको कॉल करते वक्त हमें क्या भेजना पड़ेगा? पैरामीटर। यस, पैरामीटर्स वैल्यूज भेजने पड़ेंगे। See now, the name of class is integer. इंटीजर। ठीक है, क्लास का नाम इंटीजर है, नेम ऑफ द क्लास इज इंटीजर। प्राइवेट वेरिएबल है mn। ये कंस्ट्रक्टर का कौन सा टाइप है? विच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इट इज? पैरामीटराइज्ड। यस, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। कौन सा कंस्ट्रक्टर है ये? पैरामीटराइज्ड। यस, दिस इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसने पैरामीटर्स लिए हैं 2, और पैरामीटर नहीं लेता
तो कौन सा कंस्ट्रक्टर? डिफॉल्ट डिफॉल्ट। ओके, सो हियर कंस्ट्रक्टर ने पैरामीटर्स लिए हैं तो ये पैरामीटराइज है, और पैरामीटर नहीं लिए तो वो डिफॉल्ट। डिफॉल्ट हो जाता Default. है। अगर पैरामीटर दिए है तो भी इधर भी भेजना जरूरी है। चलिए प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। क्लास नेम इंटीजर, वी आर हैविंग 2 वेरिएबल्स m n। क्लास का नाम अगर इंटीजर है तो कंस्ट्रक्टर का भी नाम इंटीजर चाहिए। कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर्स को क्या नहीं रहता? रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप यस, रिटर्न टाइप। सो कभी भी ध्यान में रखना, कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप नहीं रहता, ये नहीं चाहिए मुझे वॉइड वगैरह। और कंस्ट्रक्टर हमेशा कौन से सेक्शन में डिक्लेयर होना चाहिए? पब्लिक। पब्लिक सेक्शन में। x की वैल्यू m को असाइन हो रही है, y की वैल्यू n को असाइन हो रही है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, सो x की वैल्यू m को असाइन होगी, y की वैल्यू n को असाइन होगी। संडे है ना, संडे मेरा एक ही दिन ऐसा फ्री रहता है, तो सब फोन आते रहते हैं फ्रेंड्स के, इनके उनके। ठीक है, तो m और n डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पहले m डिस्प्ले होगा, बाद में n डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं मेन में। अब पहला ऑब्जेक्ट बना है मैंने iobj1, पहला ऑब्जेक्ट बना है मैंने iobj1। अब जो मैंने दो वैल्यूज भेजे हैं, ठीक है, 10 और 20, तो 10 किसको असाइन होगा? एक्स। x, और x थ्रू एम। m। 20 किसको असाइन होगा? वाई। और y थ्रू एन। n को। ऐसा वो असाइन हो जाएगा। ठीक है, सो ये इम्प्लीसिट कॉल हो गया। ऑब्जेक्ट बनते ही क्या कॉल हो जाता है ऑटोमेटिक? कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनते ही ऑटोमेटिक क्या कॉल हो जाता है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। 10 विल बी असाइन टू m, 20 विल बी असाइन टू n। यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, लेकिन ये कॉल करने का एक्सप्लिसिट तरीका है। 333 विल बी असाइन टू m एंड 666 विल बी असाइन टू एन। n। अब आप मुझे बताइए, जब आप ऑब्जेक्ट 1 से डिस्प्ले को कॉल करोगे तो क्या आंसर डिस्प्ले होगा? ऑब्जेक्ट 1 से डिस्प्ले को कॉल करोगे तो क्या आंसर डिस्प्ले होगा? 10 एंड 20। 10 एंड 20। और ऑब्जेक्ट 2 से डिस्प्ले को कॉल करोगे तो क्या डिस्प्ले होगा? 333 एंड 666। वेरी गुड, राइट आंसर, बराबर है आपका। ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड। तो आपको समझ में आ गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? यस। इसकी भी बॉडी आप बाहर लिख सकते हो।
अगर आपको बॉडी बाहर लिखना है, अंदर सिर्फ डिक्लेयर करना है, तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दो नहीं है। बार इंट लिख के छोड़ दो, 2 बार इंट लिख के छोड़ दो, उसको समझ में आ जाएगा कि 2 पैरामीटर्स लेना है। उन 2 पैरामीटर्स के नाम वगैरह देने की जरूरत नहीं है। नहीं है, डोंट वरी। अब हम लिखते हैं बॉडी बाहर इसकी, ठीक है। जब बॉडी बाहर लिखते हैं तो पहले चाहिए क्लास नेम। क्या है क्लास नेम? इंटीजर। फिर चाहिए स्कोप रिजोल्यूशन, कंस्ट्रक्टर नेम चाहिए। फिर हाँ, अब यहाँ पे नाम चाहिए। यहाँ नाम चाहिए थे क्या डिक्लेरेशन के वक्त? नहीं। अब नाम चाहिए, अब नाम चाहिए int x और int y। नाउ यू शुड हैव द नेम विथ यू। अब m की वैल्यू किसको असाइन हो, x की वैल्यू किसको असाइन होगी? एम। और y की n। Y. main remain as it is, main remain as it is। 1 minute please। ओके let's see। so here ये तो हो गया इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉल। हाँ, बॉडी जब बाहर लिखते हैं हम, तब ये क्लास नेम है, ये कंस्ट्रक्टर नेम है, ध्यान रखना। यहाँ पे सिर्फ डेटा टाइप चाहिए, यहाँ डेटा टाइप और नाम दोनों चाहिए, एक्स वाई, ठीक है, लाइक दिस। तो अब ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है, अब आपको ये थ्योरी समझना आसान हो जाएगा। तो थ्योरी हम शुरू करते हैं अभी। कंस्ट्रक्टर के अलावा वैल्यू किसके हेल्प से आप देते थे अभी तक? जब कंस्ट्रक्टर नहीं सीखा था तब वैल्यू कैसे देते थे? मेंबर फंक्शन। यस, जब आपने कंस्ट्रक्टर नहीं सीखा था तब आप वैल्यू देते थे मेंबर फंक्शन से, गेट डेटा से। अब आप कंस्ट्रक्टर से देते हो, राइट। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। इसको स्पेशल मेंबर फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका नाम क्लास से मैच होता है, इसलिए इट इज कॉल्ड स्पेशल मेंबर फंक्शन। इसका काम है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। कब? ऑब्जेक्ट को ये इनिशियलाइज करता है, वैल्यूज देता है m और n के वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, कब इनिशियलाइज हो जाता है ऑब्जेक्ट? एज सुन एज इट इज क्रिएटेड। तो कॉल करना पड़ता है कंस्ट्रक्टर को, कि ऑब्जेक्ट बनने के बाद ऑटोमेटिक कॉल होता है? ऑटोमेटिक कॉल। उसी को बोला जाता है ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और डिस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? जो मेमोरी अलोकेट की थी उसको डिलीट करना, जो मेमोरी अलोकेट की थी उसको डिस्ट्रॉय करना, ये काम होता है डिस्ट्रक्टर का। अपोजिट है। कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेंबर फंक्शन इसलिए है क्योंकि उसका नाम क्लास के साथ मैच होता। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है और ऑब्जेक्ट के वैल्यूज को इनिशियलाइज कर देता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है जब आप ऑब्जेक्ट बना लेते हो। इसको कंस्ट्रक्टर बोला जाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करता है, उसके वैल्यूज को इनिशियलाइज करता है। कंस्ट्रक्टर की बॉडी 2 जगह पे लिखी जा सकती है। कहाँ पे? क्लास के अंदर और क्लास के क्लास। यस, क्लास की बॉडी आप सॉरी कंस्ट्रक्टर की बॉडी आप क्लास के अंदर भी लिख सकते हो और बाहर भी लिख सकते हो। हाँ, जैसे यहाँ पे देखिए, ये कंस्ट्रक्टर है। कौन से टाइप का कंस्ट्रक्टर है ये? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। और इसकी बॉडी बाहर लिखी है।
ये भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है लेकिन बॉडी क्लास के अंदर लिखिए। ओके। ये कॉल कब होगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट होना। यस, ये यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया तब ये कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स, कंस्ट्रक्टर का नाम किससे मैच होता? क्लास नेम से। क्लास नेम कंस्ट्रक्टर कौन से सेक्शन में डिक्लेयर होना चाहिए? पब्लिक सेक्शन। पब्लिक। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है कब? ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पर। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तब कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर को क्या नहीं रहता? रिटर्न टाइप। यस, कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप नहीं रहता। वॉइड रहता क्या? नहीं। कंस्ट्रक्टर का क्या नहीं होता? कंस्ट्रक्टर का Inheritance. इनहेरिटेंस नहीं होता। क्या नहीं होता कंस्ट्रक्टर का? इनहेरिटेंस। यस, कंस्ट्रक्टर कैन हैव डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, वो है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। मान के चलो ये मेरा कंस्ट्रक्टर है और उसको दो पैरामीटर है, उसमें से एक पैरामीटर को मैंने ऑलरेडी वैल्यू दे दी, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया? कंस्ट्रक्टर विथ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अगर कोई आर्ग्यूमेंट को वैल्यू ऑलरेडी असाइंड है, दैट इज कॉल्ड विच आर्ग्यूमेंट? डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अलग है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलोगे तो वैल्यू ही नहीं रहेगी। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात करोगे तो वैल्यू ही नहीं रहेगी। डू यू अंडरस्टूड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? यस। कंस्ट्रक्टर वर्चुअल नहीं रह सकते, ये आपका लास्ट यूनिट है। कंस्ट्रक्टर वर्चुअल नहीं रह सकते, ये आपको अभी नहीं समझेगा। फंक्शन कैन बी वर्चुअल, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी वर्चुअल, बट दिस इज योर लास्ट यूनिट। कंस्ट्रक्टर का क्या पता नहीं कर सकते, क्या रेफर नहीं कर सकते हम? एड्रेस। यस यस, वी कैन नॉट रेफर इट एड्रेस। ठीक है। कंस्ट्रक्टर का यूज आप कहा नहीं कर सकते? यूनियन। कंस्ट्रक्टर जब मेमोरी एलोकेट करता है तो किसको कॉल करता है? न्यू को। और जब हम मेमोरी डिस्ट्रॉय करते हैं डिस्ट्रक्टर, तो किसको कॉल करता है? डिलीट। न्यू और डिलीट वही ऑपरेटर है जो हमने कल परसों खत्म किए हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कंस्ट्रक्टर के। एडवांटेज, इसको कॉल करना पड़ता कि ऑटोमेटिक कॉल होता है? ऑटोमेटिक कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर कब मेमोरी एलोकेट करता है, कंपाइल टाइम की रन टाइम? रन टाइम। तो ये एग्जैक्ट रिक्वायर्ड मेमोरी एलोकेट करता है। और कंस्ट्रक्टर के कारण यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो क्लास, वो बिल्ट इन डेटा टाइप के क्लोजर आ गया। और बिल्ट इन डेटा टाइप जैसी इसकी भी स्पीड बढ़ गई। कंस्ट्रक्टर लेना कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? ऑप्शनल। ऑप्शनल। कंस्ट्रक्टर लेना कंपलसरी नहीं है। कंस्ट्रक्टर के तीन ही टाइप है, ये चौथा टाइप आउट ऑफ सिलेबस है, इसको लिखना मत एग्जाम में। कंस्ट्रक्टर हैज ओनली थ्री टाइप। पहला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और तीसरा कॉपी। ये तीन में से हमारे दो आज रिवाइज हो चुके हैं। कौन से? डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज। यस यस। कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा अभी थोड़ी देर में, डोंट वरी। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर दिख रहा है आपको? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? पैरामीटराइज। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कितने टेक्निक्स है? दो। ये टेक्निक आज हमने यूज किया है अभी रिवीजन में। इस टेक्निक को कौन सा टेक्निक बोलते हैं? इम्प्लिसिट टेक्निक। एंड दिस टेक्निक इज एक्सप्लिसिट टेक्निक। अब हम चलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर की तरफ। एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए। नोट्स में कॉपी कंस्ट्रक्टर के दो प्रोग्राम है, उसमें से अभी जो मैं बता रहा हूं वो करना। मैंने दो करके दिए कॉपी कंस्ट्रक्टर के। एक में 3-4 लाइन ज्यादा है, एक में 3-4 लाइन कम है, तो वो कम वाला करना।
क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं हम अभी? Copy constructor. Copy constructor. What is the name of class? Sample. या हमारे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है आईडी, प्राइवेट है। कंस्ट्रक्टर कौन से सेक्शन में चाहिए? Public. पब्लिक। कंस्ट्रक्टर का नाम कैसे मैच होना चाहिए? Class name. क्लास नेम से। कंस्ट्रक्टर को क्या नहीं चाहिए? Return type. रिटर्न टाइप नहीं चाहिए। तो ये आई है वेरिएबल, ये हमने आईडी को असाइन कर दिया है। कौन सा कंस्ट्रक्टर हुआ फिर ये? दिस इज विच कंस्ट्रक्टर? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर है? Parameter. या क्योंकि इसने पैरामीटर लिया है, पैरामीटर लिया है, तो विच कंस्ट्रक्टर इट इज? Parameter. पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ये दूसरा वाला। ये दोनों भी कंस्ट्रक्टर है, इसका भी नाम क्लास से मैच होता है, इसका भी नाम क्लास से मैच होता है, बोथ आर कंस्ट्रक्टर। लेकिन ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है। कैसे पहचानेंगे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर है? कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता? एज अ पैरामीटर उसी क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस लेता है। उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है यस, और यस का एड्रेस मतलब वो इंग्लिश वाला एंड का सिंबल। जब उसी क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर लेता है तो उसको कौन सा कंस्ट्रक्टर बोलते हैं हम? Copy constructor. कॉपी कंस्ट्रक्टर है ये। ठीक है। अब यह है डिस्प्ले फंक्शन, जिसमें हम आईडी की वैल्यू डिस्प्ले करने वाले हैं। ठीक है, ये आईडी की वैल्यू हम डिस्प्ले कर रहे हैं। अभी है यहाँ पे मेन फंक्शन। नाउ वी आर हैविंग मेन फंक्शन हियर। सैंपल, सैंपल इज द क्लास। ऑब्जेक्ट का नाम है SOBJ1। मैंने 100 वैल्यू एज अ भेजी है पैरामीटर। दो में से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पहला कि दूसरा? पैरामीटराइज की कॉपी? Parameterized. यस, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। 100 वैल्यू पहले कौन से वेरिएबल को असाइन होगी? आई को। आई, और बाद में आई के थ्रू? ID. यस, आई के थ्रू वो वैल्यू आईडी को असाइन हो जाएगी। आई के थ्रू वो वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी? ID. यस, आई के थ्रू वो वैल्यू फिर आईडी को असाइन हो जाएगी। पहले आई को असाइन होगी और फिर आईडी को असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं कमेंट लिखता हूं, SOBJ1.id की वैल्यू कितनी हो गई है फिर? 100। ओके, ठीक है। अब थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिए। अब मैंने ये जो पैरामीटर भेजा है ऑब्जेक्ट 2 के वक्त, ये इंटीजर नहीं भेजा है, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? Copy constructor. कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये SOBJ की जो वैल्यू है वो किसको असाइन हो जाएगी? SOBJ की वैल्यू S को. S को असाइन हो जाएगी। S यानी कौन फिर? अभी ये S यानी इधर का कौन? SOBJ1. या तो फिर S.id यानी कौन डॉट आईडी? SOBJ.id. यस, OBJ1.id। कितनी है उसकी वैल्यू? 100. 100।
वही 100 ये वाले आईडी को असाइन हो जाएगा, वही 100 ये वाले आईडी को असाइन हो जाएगा। और ये वाला आईडी किसका है पता है? ये वाला आईडी, ये वाला आईडी, ये वाला आईडी ऑब्जेक्ट 2 का है। किसका है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 2। तो उसकी भी वैल्यू 100 ही हो जाएगी। तो दोनों की वैल्यू कितनी हो गई? 100। बोथ केस वैल्यूज आर 100। जब आप ऑब्जेक्ट 1 से डिस्प्ले कॉल करोगे तो क्या प्रिंट होगा? 100। और ऑब्जेक्ट 2 से करोगे तो भी 100। आप देख लीजिए, दोनों केस में आंसर 100 आया है, दोनों केस में। ठीक है, सो चलिए एक बार समझाता हूं आपको। क्लास नेम, सैंपल। क्लास नेम है सैंपल। क्लास नेम है सैंपल। वेरिएबल का नाम इंट आईडी। आईडी। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर? पैरामीटराइज्ड। यस, ये कंस्ट्रक्टर ये लाइन पे कॉल होगा जब आपने 100 एज अ पैरामीटर भेजा। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर? कॉपी कंस्ट्रक्टर। या कॉपी कंस्ट्रक्टर कभी भी उसी क्लास का ऑब्जेक्ट, यस, उसका एड्रेस, एड्रेस यानी रेफरेंस एज अ पैरामीटर लेता है, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस एज अ पैरामीटर लेता है। और ये जो s डॉट आईडी की वैल्यू है ये नॉर्मल वाले आईडी पे कॉपी करता है। डिस्प्ले का काम है आईडी को डिस्प्ले करना। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज। और ये आईडी की वैल्यू 100 हो जाएगी क्योंकि आपने 100 भेजा था ऑब्जेक्ट 1 के लिए आईडी 100। अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता? कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये यस ओबीजे 1 फिलहाल में किसको असाइन होता? एस यस, तो यस डॉट आईडी यानी कौन डॉट आईडी? ओबीजे 1 डॉट आईडी। या उसकी वैल्यू 100 थी, ये इस आईडी को असाइन हो जाएगी। उसकी वैल्यू 100 इस आईडी को असाइन हो जाएगी। ये वाला आईडी किसका आईडी है? ओबीजे 2। या तो उसकी भी वैल्यू 100 हो जाती। फिर जब दोनों डिस्प्ले करेंगे तो दोनों केस में आंसर 100 आता है। ये हो गया आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। अगले 10 मिनट के अंदर अंदर कंस्ट्रक्टर टॉपिक खत्म होता। अभी ये कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर हमेशा रेफरेंस टू इट्स ओन क्लास, रेफरेंस यानी एड्रेस, ये डेफिनेशन ऐसे ही लिखना है, रटना पड़ेगा थोड़ा। रेफरेंस टू इट्स ओन क्लास एज अ पैरामीटर लेता है। और जो हम वैल्यू असाइन करते, जैसे आईडी की वैल्यू अभी असाइन की थी, उसको कॉपी इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसको दो तरीके से कॉल किया जा सकता है। एक तरीका ये वाला है। इस लाइन में कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था? कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है, ऐसा किया तो भी कौन कॉल होता? कॉपी कंस्ट्रक्टर। यस, यहाँ मैंने लिखा है दिस इज वन वे ऑफ कॉलिंग, दिस इज अनदर वे ऑफ कॉलिंग। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कितने तरीके से कॉल किया जा सकता है? दो तरीके से। आपकी इच्छा कौन से तरीके से कॉल करना है। ठीक है, दो तरीके से कॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर कंस्ट्रक्टर की बॉडी अंदर रही तो उसको इनलाइन कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर नहीं लेता, इट इज इलीगल। ऑब्जेक्ट का क्या एज अ पैरामीटर लेता है? एड्रेस। एड्रेस, उसी को हम रेफरेंस बोलते हैं। डेफिनेशन में भी रेफरेंस वर्ड आया था, दैट इज एड्रेस। अब ये जो डेमोस्ट्रेशन वाले प्रोग्राम्स है, ये करना नहीं करना आपके ऊपर है। ये सब प्रोग्राम्स हम ऑलरेडी अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये वाला एक देख लेते हैं। क्लास का नाम टाइम है, हमारे पास 3 वेरिएबल है, आवर्स, मिनट्स, सेकंड, और जो 3 पैरामीटर है। हाँ, अब ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है फिर? पैरामीटराइज्ड। यस, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। एच आवर्स को असाइन होगा, एम मिनट्स को असाइन होगा, और यस
सेकंड। यस, यस जो है वो सेकंड को असाइन हो जाएगा, यस विल बी असाइन टू सेकंड। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और डिस्प्ले ने तीनों को डिस्प्ले कर दिया है। कितनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा बताइए? 2 टाइम्स। क्यों? 2 ऑब्जेक्ट है। 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं। T1 के लिए आवर 2 है, मिनट 20 है और सेकंड 40 है, और T2 के लिए आवर 4 है, मिनट 40 है, सेकंड 20 है। जब आप डिस्प्ले करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये T1 का डिस्प्ले, ये T2 का डिस्प्ले। ये मैंने बोला ना कॉपी कंस्ट्रक्टर का, तो ये प्रोग्राम छोड़ दो आप कॉपी कंस्ट्रक्टर का, वो वाला करो जो अभी अभी मैंने सिखाया, वो भी नोट्स में है, जो अभी सिखाया वो भी नोट्स में है। इसमें ये एक दो लाइन ज्यादा की दी है तो वो मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो है ये सब एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स है, सिर्फ रेफरेंस के लिए पढ़ लो। मैंने पूरी कंसेप्ट रिवाइज की है, ये रिवीजन नहीं है, रेगुलर टीचिंग है, ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ फिलहाल। अब मुझे आपको सिखाना है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब होता है एक ही प्रोग्राम में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर होना। जैसे यहाँ पे क्लास का नाम इंटीजर है, एक ही प्रोग्राम में नहीं, एक ही क्लास में क्लास का नाम इंटीजर है। यहाँ इंटीजर नाम के कितने कंस्ट्रक्टर है? 3। 3। पहला कौन सा है? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। दूसरा कौन सा है? पैरामीटर। तीसरा कौन सा है? कॉपी। कॉपी। जब Copy करते हैं। सिंगल क्लास में आप एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर लेते हो तो उसको क्या बोला जाता है कंस्ट्रक्टर का? ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग। और उसी को एक नाम और है क्या? एक नाम और है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के अलावा, व्हाट मल्टीपल इज दैट? कंस्ट्रक्ट। यस, उसको मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास के भी नाम से जाना जाता है। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास के भी नाम से उसको जाना जाता है। अच्छा, अब बताइए 3 में से कौन सा कॉल होगा अगर मैं I1 ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। क्यों? पैरामीटर्स नहीं। आपने यहाँ पैरामीटर नहीं भेजे है तो ये वाला कॉल होगा। अब कौन सा कॉल होता है? पैरामीटर। यस, क्योंकि आपने पैरामीटर्स भेजे हैं अभी। और अब कौन सा कॉल होता है? कॉपी। कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर भेजा है। ठीक है, एक प्रोग्राम देखते हैं अभी। व्हाट इज द नेम ऑफ क्लास? एरिया। एरिया। 2 वेरिएबल है, लेंथ और ब्रेड्थ। एरिया 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 नाम के कितने कंस्ट्रक्टर है? 3। 3। पैरामीटर नहीं भेजूंगा तो कौन सा कॉल होगा? डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट। बिना एक पैरामीटर भेजूंगा तो कौन सा कॉल होगा? ये वाला। पैरामीटर। और 2 पैरामीटर भेजूंगा तो ये वाला। मैंने एक भी पैरामीटर नहीं भेजा तो ये कॉल होता। सिंगल पैरामीटर भेजा तो ये कॉल होता, और 2 पैरामीटर भेजे तो ये कॉल होता। यानी कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है? इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पैरामीटर्स। और यहाँ पे एरिया कैलकुलेट किया गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आप सोच समझ के बताइए 3 में से कौन सा कॉल होगा और क्यों? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्यों? पैरामीटर्स नहीं। आपने पैरामीटर्स नहीं भेजे हैं। तो A1 ऑब्जेक्ट का नाम A1 है, A1 के लिए लेंथ 10 है और A1 के लिए ब्रेड्थ 5 है। जब आप A1 डॉट कैलकुलेट करोगे, यानी ये फंक्शन A1 के लिए कैलकुलेट करोगे, तो 10 और 5 का आंसर क्या प्रिंट होना चाहिए? 50। 50। आगे बढ़ते हैं। अब आपने एक पैरामीटर भेजा, कौन सा कॉल होना चाहिए? सेकंड नंबर। सेकंड वाला। ये जो 12 है ये L को असाइन होगा, वहां से लेंथ और ब्रेड्थ को असाइन होगा। जब आप A2 डॉट कैलकुलेट करोगे तो 12 × 12 144 आंसर आएगा। एम आई राइट? यस। यस हाँ। सर। ये है 144। अब कौन सा कॉल होगा? थर्ड। ये वाला। आपने भेजा L और B, तो 15 और 8, 15 यानी लेंथ, 8 यानी ब्रेड। उसके लिए कैलकुलेट करोगे तो 15 × 8 120।
ठीक है। कंस्ट्रक्टर विथ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, अगर हमने पहले से ही वैल्यू स्पेसिफाई करके रखी, यहाँ दो में से कौन से पैरामीटर को वैल्यू पहले से ही देके रख दी है? इमेजिनरी। इमेजिनरी को आपने पहले से वैल्यू देके रख दी है। ये जो इमेजिनरी है ना, इसको आपने पहले से वैल्यू देके रख दी है दो में से, तो ये कौन सा आर्ग्यूमेंट हो गया? डिफॉल्ट अभी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो 5.0 किसको असाइन होगा? रियल 5.0 असाइन होगा रियल को, और इमेजिनरी की वैल्यू क्या मानी जाएगी? जीरो। यस, इमेजिनरी की वैल्यू 0 मानी जाएगी। यहाँ पे 2.0 किसको असाइन होगा? रियल रियल। और इमेजिनरी को अब 0 माना जाएगा कि 3.0? 3.0। जब आप सिर्फ एक वैल्यू भेजते हो तो वो रियल को जाएगी, इमेजिनरी विल बी 0। और जब आप दो वैल्यू भेजते हो तो पहली रियल को जाएगी और दूसरी इमेजिनरी को जाएगी। ऐसे केस में इमेजिनरी 0 नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? 3.0। तो 3.0 हो जाएगा। डू यू गेटिंग? यस। गुड, गुड गेटिंग। ठीक है, इसका एक प्रोग्राम देखते हैं हम। क्लास का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, यस आई। यहां मैंने कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा है वेरिएबल के लिए, प्राइवेट या पब्लिक, तो क्या माना जाएगा? प्राइवेट। प्राइवेट माना जाएगा। यह है प्रिंसिपल अमाउंट और यह है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सॉरी, यह है प्रिंसिपल अमाउंट, यह है सिंपल इंटरेस्ट, यह है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यह है ईयर। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जितना आपने लोन लिया। मान के चलिए आपने 50,000 रुपए लोन लिया है, मान के चलिए आपने 50,000 रुपए लोन लिया है, तो वो हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है तो हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। लोन कितने साल के लिए लिया है, वो है ईयर्स। और जो ब्याज आपको देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, वो हमें कैलकुलेट करना है आई फॉर इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ये कंस्ट्रक्टर है, कैसे पहचाना आपने? क्लास का नाम मैच होता है। नाम क्लास का मैच होता है। पी की वैल्यू प्रिंसिपल को असाइन होगी, वाई की वैल्यू ईयर्स को असाइन होगी, आर की वैल्यू आरओआई को असाइन होगी। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट की पैरामीटराइज? पैरामीटराइज। और पैरामीटराइज में कौन सा है, नॉर्मल आर्ग्यूमेंट की डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट? डिफॉल्ट आर्गुमेंट। यस, क्योंकि आपने एक पैरामीटर को ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डिस्प्ले फंक्शन में, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय ईयर्स को 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। यस, यू विल गेट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलेगा, उसको आप डिस्प्ले कर दीजिए सिंपल इंटरेस्ट को। ठीक है, यह है क्लोजिंग ब्रैकेट। अब 10,000 किसको असाइन होगा? प्रिंसिपल। यस, टू Years. ईयर्स। and what will be the value of R? 11.5। वेरी गुड। अब 5,000 किसको असाइन होगा? Principal. 3 किसको असाइन होगा? ईयर्स। Years. और 12.5 वैल्यू किसको असाइन होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस, अब जब वैल्यू आपने भेजी है तब ये वैल्यू ली जाएगी कि जो सेंड की है वो ली जाएगी? 12.5। अगर नहीं भेजा तो 11.5 और भेजा तो फिर 12.5 जो भेजा है। जब आप O1 से डिस्प्ले करोगे तो इस हिसाब से कैलकुलेट होगा, और O2 से करोगे तो ये वैल्यू के साथ कैलकुलेट होगा। इसको बोला जाता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। 3 पैरामीटर में से एक को डिफॉल्ट बनाना है तो किसको बनाओगे? थर्ड। ओनली थर्ड को। 3 में से एक को बनाना है तो ओनली थर्ड, 2 को बनाना है तो, सेकंड। और तीनों को बनाना है तो तीनों। ऐसा पॉसिबल है क्या कि पहले को डिफॉल्ट बनाया बाकी 2 को नहीं बनाया? नो। एक ही बनाना है तो तीसरा बनाओ, 2 बनाना है तो दूसरा तीसरा, और तीनों बनाना है तो पहला दूसरा तीसरा। यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्टर हो जाता है खत्म। डायना